नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अपने प्रदेश में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगाई थी उनकी फसल की इस समय खुदाई हो रही है। लेकिन लहसुन की खुदाई और भंडारण करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है, जिससे लहसुन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके और अधिक मंडी भाव मिल सके। तो आप लहसुन की खुदाई और भंडारण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर ए.एस. जोधा। किसान भाइयों, लहसुन के अंदर आप देखेंगे कि अंतिम आपने सिंचाई कर दी होगी, बहुत ही हल्की करते हैं जिससे कि आपको खुदाई में बल्ब निकालने के अंदर ठीक रहेगा। और आप देखेंगे कि पत्तियां है ना जो पीली पड़ गई है और सूखने लगी है, उस समय पूरे बल्ब पूरा बच जाता है। तो बल्ब पूरा बनने के बाद में उसको उखाड़ करके और उस बल्ब को पत्तियों को काट करके और अपन है ना छाया में उनको सुखा दें और तो जिस बाद में तो उसकी मिट्टी झड़ जाएगी अलग अलग करके, और उसको बाद में किसान भाई उस बल्ब को ना बाजार के अंदर बेच सकते हैं। लहसुन की खुदाई हेतु परिपक्वता की पहचान। किसान भाइयों, जिस वक्त लहसुन की पत्तियां पीली पड़ जाए और सूखने लग जाए तब फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देना चाहिए और 15 से 20 दिनों के बाद कंदों की खुदाई कर लेना चाहिए। लहसुन की फसल प्रजाति एवं मिट्टी के अनुसार बुआई के लगभग 4 से 5 माह बाद तैयार हो जाती है। जब कंद अच्छी तरह पक जाए तब खुरपी की सहायता से श्रमिकों द्वारा कंदों की खुदाई की जानी चाहिए। खुदाई के बाद कंदों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। इसके बाद कंद से 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर डंठल को काटकर अलग कर देते हैं। फिर इन कंदों को सूखे स्थान पर रखते हैं। कंदों की छटाई एवं ग्रेडिंग। लहसुन के कंदों को भंडारित करने से पहले श्रेणीकरण करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए बड़ी गांठें, मध्यम एवं छोटी गांठों के रूप में श्रेणीकरण करते हैं तथा सड़े गले एवं कटे फटे इत्यादि कंदों को अलग कर देते हैं, जिससे कंद सड़ने की समस्या कम हो जाती है। अगर आपको घर के अंदर ही अगर लंबे समय तक के लिए अगर लहसुन को रखना है तो पत्तों को काटे नहीं, उनको बांध करके और हवा में अंदर उनको लटका दें, तो आप लंबे समय तक है ना लहसुन को ना अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि वो खराब नहीं होगा और आपका ना उसका वजन भी है ना वो लॉस नहीं होगा। लहसुन के कंदों की पैकिंग। लहसुन का पैकिंग जालीदार जूट के बोरों में किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन नेट वाले बैग्स जिसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा हो, उसमें श्रेणीकरण किए गए कंदों की पैकिंग की जाती है। इसके लिए मानक 18 किलोग्राम और 25 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम की पैकिंग हेतु बनाए गए हैं। इस तरह से लहसुन का पैकिंग करना अच्छा होता है। लहसुन का भंडारण। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बेहद ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं और जब इसका बाजार में भाव अच्छा मिले उस वक्त बेचें तो किसान भाइयों को ज्यादा फायदा होगा। 1 हेक्टेयर में करीबन 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ना इसकी उत्पादन किसान को मिल सकता है और अभी बाजार में अच्छा भाव भी है, तो अच्छी मंडी में जाकर के बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आपको ना बाजार के अंदर ना लहसुन की अच्छी कीमत मिल जाएगी और अपने घर के उपयोग के लिए भी आप लहसुन को रख सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गर्मी के मौसम में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे जिन किसान भाइयों ने लौकी की फसल लगाई है उससे अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन करते हुए कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ आर.डी. सोनी। किसान भाइयों, जिनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं और रबी की फसल की कटाई हो चुकी है, ऐसे किसान भाई अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन फसलों में लौकी लगा लिया है तो वह फसल 20 से 25 दिन की हो सकती है। उगने के बाद जैसे पौधा बढ़ता है तो उसके साथ साथ खेत में समस्या आनी शुरू होती है कि खरपतवार भी उगाते हैं। अब ये खरपतवार जब उगते हैं तो लौकी के लिए जो आपने पोषक तत्व दिए हैं उनका भी ये अवशोषण करते हैं और जब ये अवशोषण करते हैं तो लौकी के फसल के पौधों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। और खरपतवारों का छोटे पौधों की अवस्था में सबसे बढ़िया है निदाई गुड़ाई का काम। निदाई गुड़ाई का काम देसी तरीके से किसान भाई आप करते हैं, खुरपी से कर लेते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा आपके द्वारा आपकी फसल के लिए दिए गए पोषक तत्व का उपयोग खरपतवारों के द्वारा कर लिया जाएगा।
किसान भाइयों, लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना जरूरी होता है। तो आपने लौकी की बुवाई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग किया होगा और अभी नत्रजन की बची हुई मात्रा का उपयोग लौकी की फसल की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते रहें। और इसके बाद दूसरा 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा हमको देना है यूरिया के माध्यम से। तो इसके लिए हम एक साधारण सा फार्मूला है कि पहले यदि नाइट्रोजन आपने 30 किलो दी है बोनी करते समय और बाद में नाइट्रोजन यदि निराई गुड़ाई के समय दे रहे हैं तो 30% दे सकते हैं और इसके बाद 1-1.5 महीना बाद पुनः 40% मात्रा दी जा सकती है। थोड़ा ज़मीन के 1 इंच नीचे प्रति पौधे के हिसाब से 15 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन पौधे से 6 इंच दूर घेरा बना के दें। जहाँ तक सिंचाई की बात में आ गए तो सिंचाई गर्मी की फसल है, इसमें पानी वाष्पीकृत होकर ज़्यादा उड़ता है। ऐसी स्थिति में हम नालियों के माध्यम से पानी दें। 1-1.5 फुट गहराई तक नाली बनाई जा सकती है, जिसे बड़े बोलते हैं आप लोग, और उसमें पानी दें और ये अपने आप पौधों तक पहुंच जाएगा, जड़ों तक। ऐसा करके हम व्यवस्था बनाएं, बजाय इसके कि पूरे में फ्लड इरिगेशन करें, बहाव पद्धति से दे पानी। उसमें वाष्पीकृत गर्मी में ज़्यादा होता है और नालियों में देंगे तो वाष्पीकृत कम होगा, नीचे सूख जाएगा, पौधे के काम आएगा और उसका सर्वाधिक उपयोग फसल के द्वारा हो सकेगा। तो सिंचाई में ये ध्यान रखना है। लौकी के फसल की बेलें बढ़ती हैं, उस बढ़ने के बाद उनमें कीड़ों का भी प्रकोप शुरू हो जाता है। तो कद्दू का लाल कीड़ा लगता है। लौकी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक कीट है लाल भ्रंग कीट। यह कीट लाल रंग का होता है। यह कीट नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है, जिससे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही साथ पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कई बार लौकी की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और यदि इस कीट का प्रकोप अधिक हो गया है तो डाइमीथ्यूएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। दूसरा, इसमें जब फूल और उसके फल बनने की अवस्था, फल के बच्चे बनने की अवस्था आती है, उस स्थिति में भी फल मक्खी कीड़े का प्रकोप होता है। जब फूल में फल मक्खी का अटैक होता है तो उस स्थिति में फूल और बनने वाले फल छोटे होते हैं, वो पीले होके गिरने लगते हैं और सड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कीड़ों का नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। तो सर्वप्रथम अच्छा होगा कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो पूरे पौधे को जहरीला बना देती है, उनमें से आपका ट्राइजोफास आता है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 सीसी का होता है। तो इसको हम 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के छिड़काव करें। इसी तरह से इसमें जहाँ तक रोग की बात है तो इसमें लौकी में पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है, जिसके भभूतिया रोग कहते हैं। तो अब ये रोग लगता है जिसके कारण पत्तियों में राख जैसी स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए ऐसी स्थिति, ये वातावरण थोड़ा मौसम बादल युक्त हो जाता है अथवा पानी का भराव खेतों में फसल के बीच में ज़्यादा होता है, नमी का संरक्षण ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हो सकता है। तो इस प्रकोप से बचाव के लिए हम B12 सल्फर है, गंधक का है 80% के, इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मात्रा निकाल के घोल बना के अच्छी तरह से और इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी की फसल में लगने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग है तुलासिता। इस रोग का प्रकोप फसल की पत्तियों की निचली सतह पर पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव फसल से मिलने वाले उपज पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बनडाइजम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करके इस रोग से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, समय रहते ही सब काम करने में फायदा है और समय बीत जाने के बाद करेंगे तो पैसा तो लगेगा लेकिन फायदा कम होगा, क्योंकि नुकसान अधिक हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आम को फलों का राजा कहा जाता है, जिसके बाग लगाकर हमारे प्रदेश के किसान अधिक लाभ कमाते हैं और अभी आम के बागों में फलन अवस्था चल रही है। तो इन बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए आप इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ HL सागर। हर क्षेत्र में भरपूर पैदावार लिए हुए बागान खड़े हुए हैं और उम्मीद है कि आम की फसल इस बार
बहुत ही अच्छी आने की संभावनाएं हैं। तो किसान भाइयों, आम में इस समय छोटे छोटे फल जो है सेट हो चुके हैं और इस समय आम में सिंचाई की नितांत आवश्यकता है। तो भूमि के प्रकार एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फल चने के आकार के या मटर के दाने के आकार के हो जाएं, उसके बाद से लेके मई माह तक 20 से 25 दिन के अंतराल से आम की सिंचाई निरंतर करते रहें। प्रथम सिंचाई देने के बाद अगर दूसरी सिंचाई और प्रथम सिंचाई के बीच में अंतराल ज़्यादा कर देते हैं, उस अवस्था में आम के फल कठोर हो जाते हैं और उसके बाद जब हम पानी देते हैं उस समय आमों में फटने की समस्या आ जाती है, वो चमड़ी हार्ड होने के कारण। और एकदम जब हम पानी देते हैं तो उस समय आम फटने लगता है और फटने से उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है और हमारी बाज़ार में जो वैल्यू उसकी मिलना चाहिए वो नगण्य हो जाती है, फल ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था ना आने दें, तो तब जाके हमें आम से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आम के फल झड़ने से आपके बच जाएंगे और बहुत ही अच्छी आपको आमदनी प्राप्त इससे होगी। आम के बाग को कुछ रोगों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। आम जब सेट हो जाए उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि तापक्रम कम होने या बारिश होने के कारण कभी कभी बोर पे या फल जब छोटे छोटे होते हैं उस अवस्था में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो जाता है। इसकी पहचान के लिए हम देखेंगे कि फूलों पे या फलों पे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर एकत्र हो जाता है। इसके कारण फूल और फल का झड़ना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सल्फेक्स या सल्फ़र का घोल इन पे स्प्रे करके और इस बीमारी से हम हमारे बागानों को बचा सकते हैं, आम के फलों को झड़ने से बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ये देखा गया है कि आम के बागानों में मैंगो माल फार्मेशन की समस्या भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस रोग में फूलों का गुच्छा जो है, पुष्पगुच्छ हार्ड हो जाता है, इसका गुच्छा बन जाता है और इसमें फल सेट नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार ये अगर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो साल दर साल इसकी मात्रा बागानों में बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके ये पूरे बागान को अपनी चपेट में ले लेता है और बागीचा हमारा जो है बगैर फलन के ही रह जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जैसे ही आप देखें कि बागानों में 1 या 2 गुच्छ आपको ऐसे दिखें तो उसी समय तुरंत आप इन गुच्छों को काट लें और काट कर नष्ट कर दें, जला दें या ज़मीन के अंदर गाड़ दें। और इसके अलावा यह बीमारी रस चूसक कीटों से फैलती है, तो ये गुच्छों को काटने के बाद पूरे बगीचे में तो कीटनाशक दवाई का स्प्रे करके हमारे बगीचों को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग से आने वाले समय में अधिक फलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको आम के बाग में कीट नियंत्रण करना होगा। तो आप कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। इसके अलावा आम में कीट देखे गए हैं जैसे कि मिलीबग से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये पौधों की अग्रकलिका पे अपना आक्रमण करती हैं और पूरे पौधे की अग्रकलिका पे ये सफ़ेद रंग की चिपकी हुई हमें देखने को मिल जाएंगी और ये पौधे की बढ़वार को रोक देती हैं और उस अग्रकलिका को पूरी तरह खाकर उस अग्रकलिका में फूल का बनना ये रोक देती हैं और हमारा जो है उत्पादन इससे बाधित होता है और किसान को काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए गिरसित टहनियों को काट लें और काटने के बाद इनको बोरे में भर के बागानों से दूर ले जाकर इनको जला दें या ज़मीन के अंदर गड़ा दें। इसके बाद कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करके और इसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार आम का फुदका या मैंगो हापर जैसे हम कहते हैं, ये भी आम के बागानों में फलों से पत्तियों से रस चूसकर पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और इसको ज़्यादा मात्रा में रस चूसने से फलों का झड़ना ज़्यादा हो जाता है। फलों के झड़ने से बागान कभी कभी काफ़ी इनमें बागानों में क्षति हो जाती है। बागानों में फलों में वृक्षों में जमना चाहिए उतने नहीं जम पाते और इनका झड़ना ज़्यादा हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए भी हमें समय समय पर आप देखें कि हापर का आक्रमण है तो उस समय कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करके इस भी हम अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान करें, तब जाके अपने बागानों से आम के ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करेंगे और अच्छी गुणवत्ता वाली बाज़ारों में बेचकर अच्छा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अमलिया, जिला उदयपुर के कृषक श्रीनाथ सिंह ने। यह थ्रेसर के उपयोग के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्रीनाथ सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। रबी का सीज़न है, इसमें हमारे खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है और गेहूं के कटाई के उपरांत हम थ्रेशिंग करते हैं। गेहूं की थ्रेशिंग के लिए ज़्यादातर हम थ्रेशर यूज़ करते हैं। BIS मानक द्वारा उसकी जो नली है उसकी साइज़ निर्धारित की है। जो उसकी नीचे वाली नली जो होती है उसकी 90 सेंटीमीटर होती है और ऊपर वाली जो उसकी कवरिंग होती है उसकी 45 सेंटीमीटर होती है। तो किसान भाइयों को इतना ध्यान रखना होगा कि ISI प्रमाणित ही थ्रेशर ले और उसकी नली का भी जाँच कर ले कि वो ISI प्रमाणित है या नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि थ्रेशर को दुर्घटना से कैसे हम थ्रेशिंग में के कारण जो दुर्घटनाएं होती है उससे कैसे बचाव किया जाए। तो 3-4 चीज़ अगर हमारे किसान भाई ध्यान दे तो वो उससे कोई थ्रेशिंग में कोई दुर्घटना होगी ही नहीं। जैसे कि आप रात में या कम लाइट में, कम रोशनी में उसकी किसी भी फसल की थ्रेशिंग ना करें। रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए थ्रेशिंग करते समय। फिर आसपास कोई आग ना जलाएं। तीसरी चीज़ है कि हम कभी मदिरा पान करके या अल्कोहल पी के कभी थ्रेशिंग ना करें। इससे इंसान, जो हमारे किसान भाई अनकॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता और कभी कभी वो ड्रम में या थ्रेशर में जाके वो उसमें दुर्घटना हो सकती है। और फिर है हम लूज़ कपड़े ना पहने, ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े ना पड़े। साड़ी महिलाओं के लिए स्पेशली है कि वो साड़ी या दुपट्टा लेके थ्रेशिंग ना करे, और क्योंकि वो जाके हवा के कारण वो हमारे ड्रम में फंस जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों से ना करवाएं। 8 से 10 घंटा तक ही थ्रेशिंग करवाएं। एक इंसान 8 से 10 घंटा के अलावा थ्रेशिंग ना करें। किसी भी प्रकार का नशा या जरा सी लापरवाही से जान माल की हानि होना लाजमी है। ऐसे में किसानों को थ्रेशिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। किसान पतनाले को 2/3 भाग कवर करके थ्रेसिंग करे ताकि हाथ को संभावित दुर्घटना से बचाया जा सके। यदि थ्रेशर के पहियों को जमीन में गड़ाकर खूंटियां लगा दी जाए तो और भी बेहतर हो जाता है। किसान जहां तक संभव हो सके फसल की थ्रेसिंग दिन के उजाले में ही करें और रात के समय थ्रेसिंग करते समय प्रकाश का समुचित प्रबंध करें। थ्रेशर से गहराई का कार्य करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है तो धुआं निकलने वाली नली के ऊपर चिंगारी रोधक यंत्र लगाकर ही प्रयोग करें। खलिहान को सुरक्षित स्थान पर बनाएं और खलिहान के पास पानी एवं रेत का पूरा प्रबंध करें। थकावट और नींद का असर होने की अवस्था में थ्रेशर पर बिल्कुल भी कार्य न करें। बिजली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए फसल को काटकर की बिजली की लाइनों से कम 50 फुट की दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि अचानक होने वाले स्पार्किंग से निकलने वाली कोई चिंगारी कटी हुई फसल पर ना पड़े। ट्रांसफार्मरों के नजदीक सूखी फसल नहीं रखना चाहिए। हमारे पास हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं और भी हमारी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत सारे अलग तरीके से थ्रेशर निकाले हैं। जैसे एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को अपनी थ्रेशिंग में ला सकता है। इसमें बस केवल ये है कि इसके ड्रम को चेंज करना होगा और उसके जो ये कनकेव है, जो चलनी है, जो नीचे ड्रम के नीचे रखते हैं, उसको बस चेंज करना होगा। वो हमारे जो हम जहाँ से खरीदेंगे या जो मार्केट में है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर, वो बताएंगे कौन सी चलनी कहाँ पे लगानी है, क्या लगानी है। उनके वो हर एक मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है। दूसरी समस्या ये है कि थ्रेशर का रख रखाव में, जैसे कि जब थ्रेशर नहीं चल रहा हो तो हम उसके जो भूसे हैं, दाने हैं, उसको निकाल के और उसको साफ करके, उसको धो के और इसको शेड में रखना है और सुखा के इसको शेड में रखना है। ऐसे खुले में पानी और हवा के प्रकोप से वो खराब हो सकता है। तो दूसरी बात ये है कि जब हम थ्रेशर को रख रहे हैं तो उसके नट बोल्ट को टाइट करके रखना चाहिए। और तीसरी है कि अगर उसमें बेल्ट लगा है, रबर बेल्ट या पुली लगा है, तो उसको भी लूज़ कर देना चाहिए और बेल्ट को निकाल के साइड में कर देना चाहिए। और फिर लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए। जहाँ जहाँ उसके जोड़ हैं या फिर जहाँ जहाँ नट बोल्ट लगे हैं वहाँ पे हमने लुब्रिकेंट को लगा के रखना चाहिए ताकि वो फिर मतलब उसमें जंग ना लगे।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सौंफ की तुड़ाई करते समय और इसके बाद ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। बकरियों का पालन करके महिला किसान ने बनाई अपनी पहचान। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।